हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बायोस्कोप में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा 2024 के मैट्रिक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम 21 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। यह अंतिम प्रहार है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को 5 सेट लाऊंगा और 5 सेट में से आपको फाइनल एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएंगे, इसी क्वेश्चन में से आएंगे, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को बार बार रिपीट जरूर कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। टॉप होने के लिए इस एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरी वीडियो जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे, ये सभी हम इस वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर तो कुछ निर्देश सामान्य निर्देश दिया हुआ है, उसको चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, अर्थात सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य है, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। अगर आता है तो सही से टिक मारिएगा, अगर नहीं आता है तो भी टिक मार दीजिएगा, हो सकता है वही आंसर सही हो जाए। इसके साथ ही कह रहा है प्रश्नों की संख्या इसमें 40 रहेगी, आपका 40 भी हो सकता है या फिर 30 भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अगला यहाँ कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, अर्थात आपका जो प्रश्न आएंगे उसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, इनमें से सही विकल्प को चयनित करना है। अगर यहाँ इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इस तरह से आपको हम 40 क्वेश्चन का एक शानदार वीडियो बना रहा हूं, जिसमें से आपको पक्का 10 या 15 क्वेश्चन इस वीडियो में से आएगा, इस सेट में से आएगा, इसीलिए आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। इसी तरह से मैं आपको 5 सेट दूंगा और 5 सेट को मिलाकर टोटल आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला होगा वह क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएगा, इसी क्वेश्चन में से आएगा। इसीलिए आप इसको अच्छी ढंग से देख लें और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करें ताकि आपको का नंबर ज़्यादा आ सके और टॉप हो सके। तो चलिए, टॉप के लिए ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, इसीलिए आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए क्या कर रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि जानते हैं दर्पण 2 प्रकार से होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता है। तो चलिए उतना हम विस्तारित नहीं करेंगे, विस्तारित करने पर आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ही आंसर बताऊंगा और डायरेक्ट जो आंसर होगा उसी को बताऊंगा, ताकि आपका कम वीडियो बने और आप तुरंत इसको देख लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, अर्थात इस दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो जानते होंगे F बराबर R/2 होता है, अर्थात R बराबर 2F और F बराबर क्या हो जाएगा R/2 होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमको लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के अपवर्तन की क्रियाओं में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आवृत्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता अर्थात D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1D। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4D क्षमता वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा वाहनों के अग्र डिपो अर्थात आगे में जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अर्थात प्रतिबिंब अर्थात छाया बनता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
दृष्टि पटल, जिसे हम लोग रेटिना भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दूर बिंदु कह रहा है तो दूर बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, जबकि निकट दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली के माध्यम से ही यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा और वास्तविक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 kWh अर्थात 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोलम किसका ऐसा ही मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्युत आवेश का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, तो क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो अलग होता है उसको वियोजन करते हैं और जो आपस में मिलता है उसे संयोजन करते हैं। विस्थापन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो जाता है उसको विस्थापन कहते हैं, जबकि द्विविस्थापन जो अपने दोनों स्थान को अदला बदली अर्थात इंटरचेंजिंग करता है उसे को द्विविस्थापन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? तो यहाँ देखिए आपका एक रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको रिएक्शन देखना है। तो यहाँ देखिए CO प्लस H2 अर्थात CO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को रिएक्शन कराने पर Cu प्लस H2O मिलता है। तो बताइए इसमें से कौन सी उपचयन क्रिया होगा? जैसा कि आप जानते होंगे उपचयन और अपचयन क्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो इसमें देखिए कौन सी क्रिया हो रहा है? तो H2 जो होता है उपचयन अभिक्रिया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 H2। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ आपको 2-3 क्वेश्चन आपको फिगर वाला देगा, एक केमिस्ट्री से देगा, एक बायोलॉजी से देगा और एक आपका फिजिक्स से देगा। यहाँ देखिए जो देख रहे हैं केमिस्ट्री से आपका एक चित्र दिया हुआ रहेगा, उसमें देखकर आपको सही टिक लगाना है। तो यहाँ दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ रहेगा, इसको अच्छी से देखिएगा और कौन सी अभिक्रिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ लग रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। अगर आप लिटमस के बारे में जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको कोई बोल देगा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसके लिए आपको याद करना होगा अनिल संग छालनी। अनिल से आपका यहाँ देखिएगा तो अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल। अनिल अ से हो जाएगा अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि छालनी में हो जाएगा क्षारक, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा pH मान, जैसा कि आप जानते होंगे 0 से लेकर 7 तक, 0 से ज़्यादा और 7 से कम अम्ल का होता है, जबकि 7 से ज़्यादा और 14 से कम क्षारक का होता है, जबकि 7 उदासीन का होता है। तो यहाँ देखिए pH मान कह रहा है 10 अर्थात 10 कह रहा है, तो आपका कौन सा होगा? अम्ल नहीं होगा, लवण नहीं होगा, उदासीनी नहीं होगा, इसका क्षारक हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 को हम टिक मारेंगे। देखिए एक बार फिर से आपको चित्र वाला आ गया, आपको चित्र में देखना है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं तो इसमें किस तरह से हाथ धोया जा रहा है, तो किससे हाथ धो रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ये सब जो डायग्राम देख रहे हैं आपका प्रैक्टिकल का बुक होगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा। वही वाला जो डायग्राम है यहाँ पर लान दिया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी चिन्हित है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक आपको शानदार वीडियो ट्रिक के माध्यम से दूंगा, जिसको आप देखकर 10 सेकंड में ही आप उसे
अम्ल से संबंधित जितना अम्ल पाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लोएम एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस प्रकार से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊपरी और नीचे दोनों ओर से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एलिथीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किसमें स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में अर्थात मादा में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा निषेचन कहा जाता है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। निषेचन एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर देखिए बायोलॉजी में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखकर ही आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असंजात अंग होते हैं। इसके बाद है मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक होता है, अर्थात उत्पादक के रूप में कौन सा होता है। तो घास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो जो शाकाहारी का निर्माण होता है तो कौन में होता है, प्रथम पोषी में होता है कि द्वितीय पोषी में होता है कि तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पोषी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओजोन परत की अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर CFC होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।